हाय, जय हिंद। मैं विमल स्वागत करता हूं आपका एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम्स वीडियो सीरीज की इस तीसरे वीडियो में। और अपने पिछले दो वीडियो में जहां मैंने आर्मी सब्जेक्ट ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग को कवर किया, उसके जितने भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए जा सकते थे जिनके आने की संभावना है और जो अक्सर पूछे जाते रहते हैं, उनको मैंने कवर किया था। वहीं इस वीडियो की बात करूं तो इसमें मैं एनओ के सब्जेक्ट की बात करूंगा, जिसमें कि आपका लीडरशिप और नेशनल इंटीग्रेशन मेन है। तो इससे जो मैक्सिमम क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो जिन लोगों ने पिछले दो वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, क्योंकि ड्रिल और डब्ल्यूटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें बताए हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और समय चूंकि कम है तो वीडियो ध्यान से देखिए, एकाग्रता से देखें, स्क्रीनशॉट लें जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे और उसका रिवीजन करें, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और फिलहाल आइए देखते हैं इस वीडियो में लीडरशिप और नेशनल इंटीग्रेशन से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो लीडरशिप में ये पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसमें जोड़े मिलाने हैं आपको। फर्स्ट पॉइंट आपका दे रखा है नेतृत्व। तो नेतृत्व की जो सबसे पहली शर्त होती है विश्वसनीयता, इसका ऑप्शन विश्वसनीयता मिला जाएगा इसको। दूसरा है मौलिक आधार, तो ये समानता का आधार अधिकार जो है आपका सी ऑप्शन में, ये हमारा मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, इससे मिलाना है। तीसरा है अच्छा नागरिक, तो अच्छे नागरिक का गुण होता है देशभक्त होना, जो ए ऑप्शन दे रखा है इसको इससे मिला देना है। और चौथा पॉइंट है आपका राष्ट्रपिता, सभी जानते हैं महात्मा गांधी, तो इसको महात्मा गांधी से मिला देना है। और पांचवा है मौलिक कर्तव्य, तो ये जो डी ऑप्शन दे रखा है देश की रक्षा, ये सभी का भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है, इसको इससे मिला देना है। अब आगे बढ़ेंगे इसमें। ये उत्तर मैंने दे रखे हैं नीचे, आप इसको देख सकते थे। अच्छे नेता के 5 गुण लिखने के बारे में बोला गया है। तो ये एक तो पॉइंट वाइज दे रखा है, दूसरा आप इसको अगर विस्तार से लिखने के बारे में कहा जाएगा तो जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा तो आप लिख सकेंगे। एक चीज और मैं बता दूं, ये जो एएनओ के सब्जेक्ट हैं, ये 200 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर आता है मिसलेनियस के अंतर्गत, उसका है ये। और 200 में से आपको 45% मार्क्स कहे तो 90 नंबर स्कोर करने होते हैं बी सर्टिफिकेट और ए सर्टिफिकेट में। और 100 कुछ शायद सी में, ठीक से एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, वो मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा है कि सी में कितने नंबर का ये आता है मिसलिनियस वाला पार्ट, तो उसी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन आते हैं। आप एक तो अपने अंदर लिखने की आदत डालें, क्योंकि 75% कैडेट जो फेल होते हैं वो इसी में होते हैं, वो लिखने की आदत उनकी होती नहीं है। जो भी क्वेश्चन पूछाता है या तो पॉइंट वाइज लिखते हैं या वो भी नहीं लिख पाते हैं, या जो लिखते हैं गलत लिखते हैं। तो उससे बचें, आप जो मैं बता रहा हूँ इसके स्क्रीनशॉट लें और चीज़ों को समझें ताकि आप लिख सकें, तो आप स्कोर कर लेंगे जो मिनिमम पास पासिंग स्कोर होता है। और अगर ठीक से देख लेंगे तो ग्रेड भी आपको सुधर जाएगा। फिलहाल आगे देखते हैं। एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखें, ये क्वेश्चन है आपका। तो पहला है सतर्कता। लीडरशिप या नेता की बात करें तो एक नेता को हमेशा परिस्थितियों के प्रति सतर्क होना चाहिए। और दूसरा है आचरण, उसका आचरण विश्वसनीय होना चाहिए, अच्छा आचरण होना चाहिए, उसमें ईमानदारी, मेहनत, कर्मठता जैसे गुण होने चाहिए उसके आचरण में। तीसरा है साहस, नेता को डरपोक नहीं होना चाहिए, जो भी निर्णय लेने हो, जो भी कार्य हो पूरे साहस के साथ करना चाहिए उसे। तीसरा निर्णायकता, सिचुएशन कोई भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, उसमें निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आज की डेट में कोई भी नेता हो या आप व्यक्तिगत जीवन में निर्णय लेने में देरी करते हैं तो कई बार आप अपने निर्धारित लक्ष्य समय से पूरे नहीं कर पाते हैं, और जितना लाभ आपको वहां से मिल सकता था उन चीजों से, उतना आप नहीं उठा पाते हैं। तो नेता में निर्णायकता का गुण होना बहुत जरूरी है। पांचवा विश्वसनीयता, नेता को विश्वसनीय होना चाहिए अपनी टीम के प्रति।
और टीम उसमें विश्वास करे, ऐसा उसको अपना आचरण या करेक्टर डेवलप करना चाहिए कि उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। और धैर्य, जिसको पेशेंस कहते हैं, धैर्य भी नेता का एक महत्वपूर्ण गुण है। पेशेंस के साथ परिस्थितियों को अवलोकन करे और उसके बाद जो है उचित समय आने पर सही निर्णय ले। तो ये एक अच्छे नेता के गुण हैं। उत्साह की बात करें, नेता हमेशा उत्साही होना चाहिए। चीजों को लेकर, कार्यों को लेकर, अपने लक्ष्यों को के प्रति उसका उत्साह कभी कम नहीं रहना चाहिए। और आठवां दे रखा है पहल। पहल को इंग्लिश में इनिशिएटिव कहते हैं। जब सारे ऐसा कह रहे हो कि ये नहीं हो सकता है या अमुक कार्य नहीं किया जा सकता है, तब उसको पहल करनी चाहिए। या कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसको रोकने के लिए उसको पहल करना चाहिए। तो ये सब नेता के गुण हैं। ये पहल एक महत्वपूर्ण गुण है, इनिशिएटिव लेना। और नौवां दे रखा है समग्रता। नेता की जो थिंकिंग है, सोच है, वो समग्रवादी होनी चाहिए। उसकी संकीर्ण सोच नहीं होनी चाहिए। समग्रता उसकी सोच में होनी चाहिए, बड़े स्तर पे वो सोच सके। 10वां है न्यायिकता। परिस्थितियां या जो भी उसके पास कोई अगर प्रश्न ऐसा कुछ आता है या कोई स्थितियां ऐसी आती हैं कि निर्णय लेना हो, तो न्यायपूर्वक निर्णय ले। कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, गलत चीजें नहीं हो उसमें। तो न्यायिकता भी नेता का एक महत्वपूर्ण गुण है। 11वां ज्ञान दे रखा है। नेता का पास ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिमाग से मूढ़ व्यक्ति हो, उसको जानकारी न हो अपने देश काल परिस्थितियों की, चीजों की। और 12वां नंबर निष्ठा दे रखा है। नेता की अपने देश में, अपने समाज के हित में, सामाजिक नैतिक मूल्यों में निष्ठा होनी चाहिए। व्यवहार कुशलता। नेता को व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसे संकुचित व्यवहार का या व्यक्तित्व का धनी नहीं होना चाहिए कि अपने में ही वो मगन रहे। नेता को जनता का और अपनी टीम के प्रति उसकी व्यवहार कुशलता होनी चाहिए। सबसे मिलने जुलने का स्वभाव उसका होना चाहिए। और 14वां जो ऑप्शन दे रखा है, निस्वार्थता। निस्वार्थ भाव से राष्ट्र, समाज और अपनी टीम के प्रति उसे काम करने के लिए समर्पित होना चाहिए। तो ये नेता के गुण हैं। जितना मैंने बताया, अगर आप ठीक से समझ पा रहे हैं तो ऐसे ही इसको लिख देना है, उसके नंबर आपको मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन में 5 लिखने के किया गया था, लेकिन इसमें आंसर 14 दे रखे थे इसके ऑप्शन। तो मैंने सबको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आपके अंदर इसको लेकर जो भी जानकारी हो आप लिख सकते हैं इसमें। फिर अगला है फुल फॉर्म लिखें। पीवीसी परमवीर चक्र, एसी अशोक चक्र का है, एससी सौर चक्र के लिए शॉर्टकट में इस्तेमाल किया जाता है, वीआरसी वीर चक्र के लिए, एमबीसी महावीर चक्र के लिए, एसएम सेना मेडल को दर्शाता है, आरवीसी रिमाउंट एंड वेटनरी कोर। ये अवार्ड्स की और पदक की बात हो रही है। तो इसके फुल फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उन्हें अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए ताकि आने पर आप लिख सकें। फिर नेता कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन, इसके बारे में लिखना है। तो उत्तर इसका है 3 प्रकार के। निरंकुश ऑटोक्रेटिक, किम जोंग उन की बात कर सकें। दूसरा लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक, काबिलियत के आधार पर जिसे जनता चुनती है, जिसे जनता अपना नेता मानती है, वो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं आपका। तीसरा संस्थागत नेता आते हैं जो किसी संस्था या पार्टी के थ्रू होते हैं। 5वां है कैडेटों के व्यक्तित्व चरित्र विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है। तो इसका आंसर बताया गया है कि एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। और एकता और अनुशासन के साथ श्रद्धा से देश की सेवा करना, ये एनसीसी उसमें डेवलप करता है। अनुशासन की भावना किसी भी व्यक्ति के अंदर पैदा करना, जो भी एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं उन कैडेट्स के अंतर्गत, उनके अंदर अनुशासन की भावना पैदा करती है एनसीसी। और हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना, ये भी एनसीसी कार्य करती है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सिखाती है जो भी इसकी ट्रेनिंग लेती हैं। और देश की कानून व्यवस्था का पालन करने के बारे में भी एनसीसी बताती है। सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करने के बारे में भी एनसीसी बताती है।
तो वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना, ये भी एनसीसी बताती है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आता है आपका कि, मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, कैडेटों के चरित्र विकास में, व्यक्तित्व विकास में एनसीसी की क्या भूमिका है। तो एक कैडेट के या जो भी एनसीसी की ट्रेनिंग लेते हैं, उनके जो कैरेक्टर में ये क्वालिटीज जो मैंने अभी बताई हैं, ये एनसीसी लेकर आती है। और एनसीसी का लक्ष्य जो है केवल सर्टिफिकेट देना भर नहीं है, जो भी इसकी ट्रेनिंग लेते हैं उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर एक नागरिक के 5 कर्तव्यों की बात की गई कि एक नागरिक के 5 कर्तव्य आप लिखें। तो उसका पहला ऑप्शन है कि समर्थन और संविधान का बचाव करना, अपने देश के जो भी कानून है, संविधान है, उसका समर्थन भी करना और उसका बचाव भी करना। दूसरा है, कर्तव्य नागरिक का होता है कि कानून का पालन करना, चाहे वो ट्रैफिक के नियम हो या सामाजिक नियम कानून जो भी हो, वो उनका पालन करना नागरिक का कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तीसरा कर्तव्य नागरिक का होता है सभी धर्मों का सम्मान करना। चौथा कर्तव्य है देश की संपत्ति की रक्षा करना। देश की संपत्ति, रेलवे स्टेशन, जो भी महापुरुषों की मूर्तियां, जो भी राष्ट्रीय स्मारक बनाए गए हैं, या सार्वजनिक बस स्टेशन है आपका, जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है, वो देश की संपत्ति है और उसकी रक्षा करना भी नागरिक का कर्तव्य है। पांचवा, स्थानीय समुदाय में भाग लेना, जो भी आपकी होते हैं। और छठा, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करना। ये सब एनसीसी, ये अच्छे नागरिक के कर्तव्य हैं। फिर किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं, तो इनिशिएटिव, पहल करना खुद से। ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं, कर्तव्य या ड्यूटी कहते हैं। पहला जो इसका क्वेश्चन या ऑप्शन दे रखा है, इसको मैं और स्पष्ट कर लूं। पहल जो इसका आंसर है, कोई हो ना हो, अगर मान लीजिए कहीं पर पानी बह रहा है, तो पहल करके अपनी तरफ से जाकर के उसको बंद करना, उसे कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, ये पहल करना, ये एक अच्छा गुण होता है। नेतृत्व का भी गुण होता है, एक अच्छे नागरिक का भी गुण होता है। किसी की अनुपस्थिति में भी काम करना, सही काम करने को इनिशिएटिव कहलाता है, पहल करना कहलाता है। ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं, तो कर्तव्य या ड्यूटी कहते हैं। फिर सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं, वो भी कर्तव्य ड्यूटी आपका होता है। फिर अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को क्या कहते हैं, अनुशासन। कोई हो न हो, देश काल और परिस्थिति के अनुसार जो चीजें करनी चाहिए उसको करने को ही अनुशासन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, किस तरह से नागरिकता हासिल की जा सकती है। तो इसके उत्तर कई हैं कि जन्म से आप नागरिक, अगर किसी देश में आपका जन्म होता है तो आपको नागरिकता मिल जाएगी वहाँ की। फिर वंशानुक्रम या रक्त संबंध से आपके माता पिता उस देश से हैं, तब आपको नागरिकता मिलती है, हासिल की जा सकती है। फिर आप पंजीकरण करा के वहाँ पे नागरिकता ले सकते हैं, या उसकी आपकी राष्ट्रीयता है, वहाँ के निवासी हैं आप, तो नागरिकता मिलती है स्वतः आपको। भूमि विस्तार के जरिए किसी भी देश में संपत्ति खरीदें, आप जमीन खरीदें, और उसके बाद फिर एक समय बाद आप उस पर नागरिकता के लिए अप्लाई करें, तो आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। आप प्रवास से आप वहाँ पर रहने जाएं, लंबे समय तक रहें, फिर नागरिकता के लिए अप्लाई करें, तो आप नागरिकता हासिल कर सकते हैं। तो ये आंसर है उसके। फिर अगला क्वेश्चन है, मनोबल से आप क्या समझते हैं। तो मनोबल एक नैतिक गुण है जो मनुष्य के मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है। और मनोबल बढ़ाने के तरीके की बात करें तो खाने पीना अच्छा स्तर का होना चाहिए आपका, रहने की उत्तम व्यवस्था आपकी होनी चाहिए, तब आपको मनोबल हमेशा ऊंचा रहेगा। मनोरंजन की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, स्वास्थ्य और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए जब नागरिकों के प्रति, तो उनका मनोबल ऊंचा रहता है। धार्मिकता या धार्मिक होना भी कई बार मनोबल बढ़ाने का काम करता है। फिर अगला है, सही या गलत का निशान लगाएं। नैतिकता, आप पहला ऑप्शन दे रखा है कि नैतिकता का मतलब नैतिक सिद्धांतों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, सही है। नैतिक सिद्धांत चोरी न करना,
झूठ ना बोलना, अनुशासन में रहना, ये नैतिक सिद्धांत हैं। और ये अगर किसी के भी दिमाग में है तो वो गलत काम नहीं करता है, व्यवहार तो ये नियंत्रित करता है, तो ये क्वेश्चन सही है। फिर भारत में जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, ये भी सही है कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया कि आप किसी देश में आपका जन्म होता है तो वहाँ की नागरिकता आपको मिलती है। फिर एनसीसी कैडेट जब वर्दी में राष्ट्रीय गान बजाया जाता है, एनसीसी कैडेट जब वर्दी में जब राष्ट्रीय गान बजाया था तब उन्हें खड़े होकर सलामी देनी होती है, सही है ये। अगला है वांछित संगठनात्मक लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैन मैनेजमेंट के तरीकों का निर्धारण करना है, ये भी सही है। कोई एक लक्ष्य निर्धारित किया जाता है किसी टीम के लिए, उसमें आप मैनेजमेंट के थ्रू जो भी आपके टीम मेंबर हैं उनका मैनेजमेंट करके आप कुछ तरीके बनाएं उसको हासिल करने के लिए, तो ये सही क्वेश्चन है आपका। फिर भय संचार के लिए विशिष्ट नहीं है, सही है। संचार यानी कम्युनिकेशन, भय मतलब आप भयभीत हैं, अफ्रेड हैं, तो अगर किसी से कम्युनिकेशन करना है तो वहां पे भय नहीं होना चाहिए। अगर भय है तो आप ठीक तरीके से उससे बातचीत नहीं कर पाएंगे। तो ये कह रहा है कि भय जो है वो कम्युनिकेशन के लिए विशिष्ट नहीं, सही बात है, भय की कोई आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन सही है। फिर कम्युनिकेशन गैप के क्या कारण हो सकते हैं? असामान्य गति, खराब आवर्तन, स्पष्ट आवाज, अनक्लियर, ये यहाँ पे अस्पष्ट आवाज होनी चाहिए, मिसप्रिंट है, ध्यान रखेंगे, ये कम्युनिकेशन गैप के रीजन बन सकते हैं। फिर खाली स्थान भरे, अगला क्वेश्चन है। आस्था एक अवधारणा है जो किसी व्यक्ति या संस्कृत के विश्वासों का वर्णन करता है। फिर मानसिकता जिसके साथ हम सोचते हैं और चीजों को देखते हैं उसे क्या कहते हैं? एटीट्यूड यानी नजरिया। एटीट्यूड या नजरिया बहुत बड़ा शब्द होता है, तो फिलहाल इसको एक्सप्लेन करें। मान लीजिए कहीं पर एक झरना बह रहा है, सामान्य व्यक्ति गिरेगा, देखेगा उसको तो उसके लिए बस झरना गिर रहा है, बह रहा है, इतना ही देख कर शांत हो जाएगा। लेकिन अगर वहीं किसी कवि का नजरिया होगा तो उस पर कविताएं लिख सकता है उसके बारे में भी, या कोई साइंटिस्ट है तो सोच सकता है कि उसका पता लगा सकता है कि कहाँ से आ रहा है, क्या है। तो अपना अपना नजरिया चीजों को देखने का होता है, तो जो देखने का समझने का तरीका होता है वो नजरिया होता है। फिर अगला है विशेष रूप से नैतिक सिद्धांतों और एक समाज में आचरण के नियमों का गुरु होता है अनुष्ठान। फिर वह क्षमता है डैश, वह क्षमता है जिससे अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता, उसकी चिंताएं, भय और जरूरतों को समझा सकता है, तो सहानुभूति, सिंपैथी अगर आपके अंदर है तो ये वो आपकी वह क्षमता है जिससे किसी अन्य व्यक्ति की स्थिति के प्रति संवेदनशीलता, उसकी चिंताएं क्या हैं, भय क्या है, उसका जरूरत क्या है, इसको आप समझ सकते हैं। फिर अगला है डैश एक व्यक्ति द्वारा प्रदत्त समग्र प्रभाव है, तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी जो है उस व्यक्ति का समग्र प्रभाव होता है। छठा दे रखा है डैश वह है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान बोलने लिखने एवं संकेत प्रणाली या सामान्य व्यवहार के द्वारा किया जाता है, तो ये कम्युनिकेशन इन संचार वह है जिससे लोगों के बीच सूचना का आदान प्रदान होता है। फिर सातवां है दो या अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का अर्थ है एकता, यूनिटी। जब यूनिटी दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक मजबूत बंधन का नाम होता है। आठवां है अपने विचारों, भावनाओं, आग्रह, इच्छाओं, कल्पनाओं, कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को एथिक्स कहा जाता है, विचारों पर नियंत्रण। अगला है एक डैश का उद्देश्य के साथ एक इकाई के रूप में माना जाता है, टीम का उद्देश्य जो है एक इकाई के रूप में माना जाता है, यानी जो टीम का उद्देश्य होगा वही सब, उसके जितने भी सदस्य हैं उन सबका भी वही उद्देश्य होगा। फिर डैश वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करता है, तो टीम भावना वह प्रयास है जिससे एक टीम अपना लक्ष्य हासिल करती है। अगला क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, नेता किसे कहते हैं? तो नेता एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अपने समूह के आम सदस्यों से बुद्धिमत्ता विज्ञान में आगे होता है, उत्तरदायित्व के निर्वाह में अधिक भरोसेमंद होता है। यानी व्यक्तियों का एक समूह हो,
उसमें नेता कौन कहलाएगा? ऐसा व्यक्ति जो उस समूह के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान हो, उसमें सबसे अधिक बुद्धिमान हो, ज्यादा बुद्धिमान हो, और कोई भी कार्य हो या कोई भी पहल की करनी हो तो उसमें वो आगे रहता हो, और उस पर भरोसा ज्यादातर लोगों का हो, तो ऐसा व्यक्ति नेता कहलाता है। तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपके लीडरशिप के बता दिए हैं इसमें। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है फिलहाल, आप इम्पोर्टेंट उतना भी है क्योंकि इसके नंबर इम्पोर्टेंट करेंगे, आपके ग्रेड निर्धारण में महत्व रखेंगे। तो टाइम भी कम है, इसलिए मैं नेशनल इंटीग्रेशन भी आज ही कवर कर दे रहा हूँ। अब नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण, इसमें क्वेश्चन आया बनेगा आपका कि नेशनल एनसीसी कैडेट का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। तो इसके आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, गरीबी उन्मूलन में सहायता करना, सड़क निर्माण में सहायता करना, उच्च शिक्षा में सहायता करना, प्राप्त करने में भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना, पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना, मानव संसाधन विकास करना, ये कार्य एनसीसी कैडेट्स यानी एनसीसी संस्था करके राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकती है। अगला क्वेश्चन है भारत के धर्मों के नाम, 5 धर्मों के नाम। तो इसमें तो कई सारे दे रखे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ये धर्मों के नाम हैं। फिर राष्ट्रीय एकता की समस्याएं और प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? जातिवाद, भाषाई कट्टरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सामाजिक भेदभाव, आर्थिक असमानता, लिंगात्मक भेदभाव, ये राष्ट्रीय एकता की समस्या भी हैं और चुनौतियां भी हैं। कोई भी देश तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक वो इन चीजों से ऊपर नहीं उठ जाएगा। जातिवाद से ऊपर उठना होगा, कोई अच्छा है तो उसको अच्छा कहें, भले ही अपनी जाति का हो या ना हो। भाषाई कट्टरता, हम हिंदी बोलते हैं या हम उर्दू बोलते हैं तो हमारी भाषा ही अच्छी है, या ये सोच नहीं होनी चाहिए, तभी देश मजबूत बढ़ेगा। फिर सांप्रदायिकता नहीं होनी चाहिए चीजों को, धर्म को लेकर। क्षेत्रवाद नहीं होना चाहिए कि अमुक क्षेत्र के लोग ही अच्छे होते हैं, उस क्षेत्र के लोग बेकार हैं। सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी तरीके का। और आर्थिक असमानता, जो अमीर गरीब का जो अंतर है, ये भी कम होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय एकता में समस्याएं आएंगी। और जो लिंगात्मक यानी पुरुष अव्वल दर्जे के होते हैं, महिलाएं निम्न दर्जे की हैं, ये सब सोच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी अवसर समान दिए जाने चाहिए, उसमें कोई भी लिंगात्मक भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने थोड़ा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर एक्सप्लेनेशन पूछा जा रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं। अगला है कि सही गलत लिखना है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है, सही है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, सही है। गुरु नानक सिख धर्म के अंतिम गुरु थे, गलत है। गुरु नानक सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। फिर कोलार स्वर्ण क्षेत्र मध्य प्रदेश में स्थित है, गलत है। कोलार जो है घाटी, ये है कर्नाटक में है। फिर चिनार पक्षी का नाम है, ये गलत है, चिनार झील का नाम है। पांचवा है खाली जगह भरना, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। बौद्ध की पूजा की जगह बिहार है। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय एकता के हासिल करने के उपाय क्या हैं? जो मैंने ऊपर कमियां बताई थी कि ये जो बाधाएं हैं, अभी यहाँ उपाय की बात की गई है। शिक्षित किया जाए, जब लोग शिक्षित होंगे तो जो ऊपर मैंने कमियां बताई थी, जो भेदभाव करेंगे, क्षेत्रवाद करेंगे, जातिवाद करेंगे, उनसे ऊपर उठेंगे थोड़ा। लोगों का आर्थिक विकास कर दिया जाए, गरीब अमीर की खाई मिट जाए, तो राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। सांस्कृतिक एकीकरण, किसी भी धर्म संस्कृति जाति के हों और उनमें समानता की भाव ले देना, ये समझना कि सभी, उनमें ऐसा भाव पैदा कर देना कि किसी का भी धर्म जाति या संस्कृति उच्च या निम्न नहीं है, ये करके राष्ट्रीय एकता हासिल की जा सकती है। एक राष्ट्रीय भाषा बना करके वो सबको आनी ही चाहिए, तो भाषा के थ्रू लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी। सामाजिक एकता, राजनीतिक एकीकरण और धर्मनिरपेक्षता का प्रचार, ये राष्ट्रीय एकता हासिल करने के उपाय हैं। धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी की भी आस्था उसका व्यक्तिगत विषय होनी चाहिए, उसको किसी पर थोपना नहीं है और ना ही उसका कहीं प्रदर्शन करना है। हम धार्मिक हैं तो हमारा
कहते हैं अपना निजी मामला है और उसको हम अपने लेवल तक रखें। वो आस्था अपने अंदर का विषय है, आत्मिक विषय है, उसको दिखाने की या किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है। तो धर्म और सभी धर्मों का सम्मान करना, ये सब राष्ट्रीय एकता हासिल करने के उपाय हैं। फिर खाली स्थान भरें, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। फिर सही गलत, नमामि गंगे, गंगा नदी में नौकायन है, गलत है। नमामि गंगे एक परियोजना है जो गंगा नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों का विकास करने के लिए बनाई गई है। और राष्ट्रीय ध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक दिखाता है, सही है। खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है, गलत है। खजुराहो एमपी में है, मध्य प्रदेश में। महावीर चक्र भारत में सर्वोत्तम शौर्य पदक है, गलत है। परमवीर चक्र कारगिल का हिस्सा है, सही है। कारगिल में शहीदों को परमवीर चक्र मिले थे। फिर अगला है मिलान करने के लिए कि जो सेवन सिस्टर्स के 7 राज्य, जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य को जिनको 7 बहनें कहा गया है, उसका एक हिस्सा मेघालय है, तो इसका आंसर ई होगा। फिर दूसरा है गुलमर्ग, ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। तीसरा है महावीर, ये वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ये भी सही है। कोलार सोने की खान कर्नाटक राज्य में है। जयप्रकाश, इनको लोकनायक की उपाधि दी गई है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर देना है। फिर राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किल: जातिवाद, भाषाई कट्टरता, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, सामाजिक विषमता, आर्थिक असमानता। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ऊपर भी बताया गया था, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था। अगला है भारत के 4 संघ राज्य क्षेत्रों के नाम: अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी। ये 7 हैं, 4 की बात की गई थी, यहाँ पर 7 बताए गए हैं, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। उत्तर है, नेक्स्ट है, देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और मध्य के प्रत्येक क्षेत्र से प्रमुख नदी का नाम लिखो। उत्तर की नदियों की बात करें तो झेलम, चिनार, रावी, सतलुज और ब्यास, ये सब कश्मीर साइड की नदियां हैं जो एकदम उत्तर में हैं। पूर्व की बात करें तो महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पैनर हैं। पश्चिम में नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और लूड़ी नदियां हैं। दक्षिण में भूसी, कड़ला, सिप्रा और ताप्ती नदियां हैं। मध्य में यमुना, घाघरा, गंडक, गोमती और गंगा, ये नदियां हैं। तो ये क्वेश्चन थे नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक से समझिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, वीडियो फिर से देख लीजिएगा। जहां ना आए उसको कमेंट्स में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा बताने की। और फिलहाल कुछ ही दिन बचे हैं बीएनसीसी एग्जाम के आने में, जुड़े रहिए वीडियो से, इसका लाभ निश्चित रूप से आपको मिलेगा। फिर मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।